स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट संख्या 2, जिसे आप हिंदी में कार्यपत्रक बोलते हैं, कार्यपत्रक 2, जो कि 16 जुलाई को है के लिए उसको लेके हाजिर हुए हैं। आपकी इस वर्कशीट का जो विषय है राज्य सरकार का गठन। तो आपको पता है इससे पिछली वाली वीडियो में हम नगर प्रशासन और भी चीज़ें, आपका जो सामाजिक और पॉलिटिकल जो जीवन की जो किताब है राजनीतिक जीवन की, उससे रिलेटेड टॉपिक से चैप्टर से टॉपिक आ रहे हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है राज्य सरकार का गठन, कि राज्य सरकार का गठन कैसे होता है, उसमें चुनाव कैसे होता है, कौन सी पार्टी अगर चुनाव में किसको कितना मिला है तभी वो सरकार बना पाएगी, कितने सीटें मिली हैं, ये सब चीज़ें जानेंगे। इसके अलावा और भी जो जानकारी है वो हम आपको देंगे। तो पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, तो आराम से देखिए और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिएगा। अब देखिए, जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र में से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों की ओर से खड़े होते हैं, इसलिए विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक को आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल का बहुमत माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष कहा जाता है। तो देखिए, ये हमने पढ़ लिया, अब हम आपको समझाते हैं। आपको पता है भारत एक देश है, इसमें कई सारे राज्य हैं और लगभग हर राज्य में केंद्र शासित, एक दो केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ के सभी राज्यों में क्या है, विधानसभा है। तो जैसे मान लीजिए विधानसभा है, दिल्ली है, तो दिल्ली में पूरी दिल्ली को 70 जो है निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। कितने? 70। तो 70 में हर निर्वाचन क्षेत्र में का एक जो जनता होती है अपना एक प्रतिनिधि चुनती है। जो प्रतिनिधि होता है उसे क्या बोलते हैं? विधायक। तो आप जैसे वजीरपुर जजे कॉलोनी में है, तो वजीरपुर जजे कॉलोनी जो है एक विधानसभा सीट है, तो वहाँ के एक विधायक होंगे। अब विधायक कैसे चुने जाते हैं? बहुत जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ होंगे और निर्दलीय उम्मीदवार भी, चुनाव आयोग होता है। चुनाव आयोग की जो ऑफिस होता है, हर RO का रिटर्निंग ऑफिसर का ऑफिस होता है। वहाँ पे वो क्या करते हैं, अपना पर्चा दाखिल करते हैं और वो उम्मीदवारी लेते हैं। तो जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनका एक जिस दिन इलेक्शन होता है उनको जनता वोट डालती है, और जो सबसे ज़्यादा वोट मिल जाता है जिसको अन्य से, वही विजयी होता है। तो जो अब देखिए, मान लीजिए 70 सीट है, 70 में कई सारे, मान लीजिए 70 में हज़ारों लोग उम्मीदवारी करते हैं, लेकिन जीतते कितने लोग हैं? 70 हैं। तो 70 सीट विधायक हो गए। लेकिन जिस राजनीतिक दल के जो सीट होगी 70 सीट में से आधे से ज़्यादा होगी, यानी जिसको 36 मिल जाएगी, समझे ना, वही बहुमत दल कहलाएगा। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, आधे से अधिक यानी आधा हो गया 70, आधे से अधिक मतलब 36 कम से कम, उस राज्य में बहुमत, उस दल का बहुमत माना जाता है। तो जैसे दिल्ली में है 63 विधानसभा, 70 में से 63 आम आदमी पार्टी के पास है, यानी बहुमत किसके पास है? आम आदमी पार्टी के पास। और आम आदमी पार्टी क्या हो गई? सत्ता बल हो गया। समझे कि नहीं? बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विपक्ष कहते हैं। तो ये हो गया प्रोसीजर, आपने समझा बच्चों। अब हम चलते हैं, देखिए आपके सामने एक एक्टिविटी दी जा रही, मतलब एक क्रियाकलाप है। इसमें आपको जो चीज़ें ऊपर पढ़ी है उसी को अप्लाई करना है। कि 2017 में हिमाचल प्रदेश एक राज्य है, वहाँ पे चुनाव हुआ, वहाँ पे 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। जैसे दिल्ली में 70 था, वहाँ पे 68 हैं। तो ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब दीजिए। कितने थे? 68 सीटें हैं। राजनीतिक दल कौन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 68 में से कितने मिले? 44। कांग्रेस को मिले 21। कम्युनिस्ट पार्टी को मिले 1। निर्दलीय यानी अन्य को मिले तो टोटल 68 हो गए। अब ये जानिए, जिस भी पार्टी को अगर सत्ता सरकार बनानी है उसके पास कितने कम से कम विधायक होने चाहिए? आधे से ज़्यादा। तो 68 का आधा कितना हो गया? 34। 34 होगा ना। आधे से ज़्यादा मतलब, तो आधे से ज़्यादा, तो 34 से ज़्यादा यानी कम से कम 35 होनी चाहिए। तो जिसके पास 35 हो जाएगा वही बहुमत दल हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए 68 है, जिसके पास 35 हो गया, यानी बाकी सबके पास कम से कम आधे से कम होगा। तो यहाँ देखिए 35 क्या, 44 किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास। तो यही जो है सत्ता पक्ष हो गया। और मुख्य विपक्षी हो गया, इससे कम जिसकी होगी तो 21। तो सबसे मतलब
जो बहुमत वाला दल है, जो बहुमत वाला दल है उससे कम जो होगा वही मुख्य विपक्षी होगा। तो अब देखिए आप प्रश्न का उत्तर दिए, बहुमत प्राप्त करने वाले किसी राजनीतिक दल को कम से कम कितने चुने हुए सदस्य चाहिए? तो 35, आधे से आधा। कौन सा राज्य सरकार का गठन करेगा या सरकार बनाएगा? तो मैंने बताया भारतीय जनता पार्टी। उपरोक्त दलों में से कौन से दल विरोधी दल कहलाएंगे? सभी जो दल हैं सभी विरोधी दल कहलाएंगे। अब देखिए आगे आपके कुछ एक्टिविटीज़ हैं, क्या है? राज्य सरकार केवल अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले कार्यों को ही देखती है, जैसे राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पीने का पानी, बिजली आदि। भारत में कुल 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ 8 कर लीजिए बच्चों, ये 3 नहीं 8 हैं, जिनकी अपनी नहीं सॉरी 3 केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी अपनी विधानसभा है। बहुत सही है, 3 केंद्र शासित प्रदेशों के पास विधानसभा है, बाकी जो 5 हैं उनके पास विधानसभा नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 28 राज्यों के पास विधानसभा है, 3 केंद्र शासित प्रदेशों के पास विधानसभा है। ऐसे कार्य जिनका असर पूरे देश पर पड़ता है, जैसे पूरे देश की सीमा की सुरक्षा, रेल व्यवस्था, संचार इत्यादि, ऐसे कार्यों को केंद्र सरकार करती है। अब देखिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार में क्या होता है? तो राज्य सरकार जो होता है अपने राज्य के अंतर्गत ही कानून बना सकती है। जैसे मान लीजिए दिल्ली है, तो दिल्ली सरकार में जो अगर दिल्ली में पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, शिक्षा की व्यवस्था है, सड़क है, स्वास्थ्य है, तो ये सब दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। लेकिन दिल्ली में मान लीजिए कि बैंक है, बैंक दिल्ली सरकार के ये केंद्र सरकार के कानून के दायरे में आते हैं। रेल है, दिल्ली में रेल चल रही तो दिल्ली सरकार नहीं चला रही है, वो केंद्र सरकार के तहत, केंद्र सरकार का मंत्रालय है रेलवे है। सीमा की सुरक्षा है, जैसे आर्मी है, सीआरपीएफ है, तो ये सब केंद्र के अंतर्गत आते हैं, समझे कि नहीं? तो इसी तरीके से राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। तो आशा है बच्चों आपने राज्य सरकार का कैसे गठन होता है और उसके क्या क्या कार्य होते हैं, कैसे किन किन क्षेत्रों में वो काम कर सकती है, वो हमने जान लिया। इसे आप करके अपने कक्षा अध्यापक को भेजें ताकि वो आपकी वर्कशीट का मूल्यांकन कर सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।